व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम करेंगे क्लास 8 का वन ऑफ द मोस्ट हार्ड टॉपिक फैक्टराइजेशन। वैसे तो काफ़ी नाइटमेयर बन जाता है बच्चों के लिए, बट आज फैक्टराइजेशन को बहुत सिंपल वे में कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टराइजेशन के मीनिंग से। फैक्टराइजेशन ये वर्ड आपने सबसे पहली बार कब सुना है? मोस्ट प्रोबेबली प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में होता क्या था? लेट सपोज मेरे पास नंबर है 12, तो मैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से लिखता था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। यानी कि मैंने एक नंबर को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया जो आपस में मल्टीप्लाई होकर मेरे को वही नंबर बना देंगे। फैक्टराइजेशन में हमें यही करना है। बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन में हम नंबर्स की जगह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। सो सिंपली कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसे मैं एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर लिख सकता हूँ, उसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एक और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था? मेरे पास दो टर्म्स होती थी और मैं डायरेक्टली उन्हें मल्टीप्लाई कर देता था। यानी कि x इस पूरे से मल्टीप्लाई होता था और फिर ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होता था और मैं आंसर लिख देता था x² प्लस 5x प्लस 6। लेकिन फैक्टराइजेशन में क्या होता है? फैक्टराइजेशन में मुझे ये दिया जाएगा और मुझे इससे इस फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। यानी कि फैक्टराइजेशन में मुझे प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है और मुझे ये निकालना है कि वो कौन से दो टर्म्स होंगी जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। फैक्टराइजेशन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। तो जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरे चैप्टर में आएगा, जिसके हम आगे काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें हमें ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमें लिख देना है टर्म्स को। जैसे ही अलजेब्रा के ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझने के बाद एक बार हम फैक्टराइजेशन के मेथड्स जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब फैक्टराइजेशन के लिए आता है तो फिर हम डायरेक्टली उसे ये नहीं बता सकते कि इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद हम अपने आंसर पे सॉल्व पहुंच पाते हैं। तो वो मेथड्स क्या है, आइए जानते हैं। सो पहला मेथड है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, जिसमें हम जो टर्म्स दे रखी होती हैं उसमें से फैक्टर कॉमन आउट निकालते हैं। हम आगे इस पर बात करेंगे। सेकेंड है ग्रुपिंग मेथड। ये दोनों मेथड्स आपस में काफ़ी कॉमन है, लगभग ये दोनों सेम ही है। थर्ड है आइडेंटिटीज, जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में पढ़ी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डू चेक इट आउट। और फोर्थ मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी फर्दर क्लासेस में भी बहुत यूज़ होगा। तो फर्स्ट मेथड आता है हमारा कॉमन फैक्टर्स का मेथड। इसमें हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन है, जो फैक्टराइजेशन के लिए आपको कह रहा है, उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उस टर्म्स में आपको जो फैक्टर कॉमन है वो बाहर निकालना है। वही आपको काम यहाँ पर करना है, चाहे 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो या कितनी भी टर्म्स हो। तो पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आपकी दो टर्म्स हैं, 8xy³ प्लस 12x²y²। आप क्या करते हो, जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें से कॉमन अलग निकालते हो और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका कॉमन आप अलग निकालते हो। तो 8 और 12 इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, लेकिन मैं 2 नहीं निकालूंगा। मैं कोशिश करता हूँ जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मैं निकाल सकता हूँ वो निकालूँ। बेसिकली मैं HCF को कॉमन निकाल सकूँ, तो वो वहाँ पर आएगा 4। इसके अलावा यहाँ पर x एक बार है कि x की कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 है, और यहाँ पर x² है। तो ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन है? x दोनों में आया ना। अब यहाँ पर आप x² कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि x² सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ x है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 12 है और यहाँ पर 8 है। ये एग्जाम्पल तो होगा नहीं, बट यहाँ मान लेते हैं। लेट से मेरे पास 2 है और यहाँ पर मेरे पास 4 है। तो अगर मैं 2 और 4 में से कॉमन निकालना चाहूँ तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा या फिर मैं 4 कॉमन निकालूंगा। ऑफ कोर्स मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है
और यहाँ पर भी 2 इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं 4 कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर तो 4 है, लेकिन यहाँ तो 4 है ही नहीं। और यहाँ पर कुछ भी करेंगे 4 तो नहीं आ सकता। अब मैं अपने मन से यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता ना। सो हम ऐसा कुछ नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ 4 निकल गया और यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर x 2 बार है, तो एक बार तो दोनों में आया ना, तो यहाँ पर x कॉमन है। फिर y की बात करें तो यहाँ पर y क्यूब है और यहाँ पर y स्क्वायर है, यानी कि y इस टर्म में 3 बार आ रहा है और यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो मिनिमम 2 बार तो वो रिपीट हो ही रहा है ना, इसमें भी 2 बार आ ही रहा है और इसमें 3 बार आ रहा है, तो 2 बार तो दोनों में आ गया। सो यहाँ पर 4xy स्क्वायर, ये टर्म मैंने इसमें से और इसमें से बाहर निकाल ली, तो अंदर क्या बच जाएगा। अब 8 था मेरे पास, मैंने 4 बाहर निकाल लिया, तो अंदर 2 बचेगा। अंदर 4 नहीं 2 बचेगा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब आप उसे डिवाइड कर रहे हो एक तरीके से। सो अगर 8 का 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर 2 बचेगा, ना कि 4। सो यहाँ 2 x था, x आपने बाहर निकाल लिया तो x की जगह कुछ नहीं बचेगा। और y 3 टाइम्स था, आपने y 2 बार बाहर निकाल लिया तो y सिर्फ एक बार बच गया। इसे भी आप डिवाइड के टर्म में नॉर्मली लिख सकते हो कि हमारे पास y क्यूब था, जिसमें से हमने y स्क्वायर बाहर निकाल लिया। सो डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी बताया कॉमन निकालने का मतलब एक तरीके से डिवाइड हो गया। सो वाई क्यूब डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास बेस सेम है और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो 3 - 2 विल गिव यू वाई की रेज टू द पावर 1। तो यहाँ पे 2 वाई बच गया। अब प्लस, और अब इसमें क्या बचेगा ये निकालने के बाद, क्योंकि इसमें से भी तो आपने कॉमन निकालना है, तो 12 में से 4 जब बाहर आ गया तो अंदर बचा 3, क्योंकि इस बाहर निकलने का मतलब डिवाइड होता है। x है यहाँ पर ओरिजिनली 2 बार था और मैंने सिर्फ एक बार कॉमन निकाला, तो यहाँ पर एक बार तो बच गया ना। सो x एक बार, और यहाँ y स्क्वायर था, y स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ पर और कुछ बचेगा नहीं, ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी एक फैक्टराइज फॉर्म हो गई, जिसमें ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास ये ही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और मैं वैसे ही हर एक टर्म में से इंडिविजुअली कोशिश करूँगा कॉमन आउट निकालने की, जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है। 27, 18 और 75। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में से कॉमन आ सकता है, जो तीनों को एक्चुअली में डिवाइड कर सकता है। सो यहाँ पर 9 है, बट 9 75 को डिवाइड नहीं कर सकता, सो बेसिकली 3। नाउ यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a क्यूब है। तो इनमें सबसे छोटा क्या है जो तीनों में आ रहा है, वो है a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर, और फिर b हर जगह है, b क्यूब और b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी b स्क्वायर है जो सबसे छोटा है, और यहाँ पर तो b स्क्वायर इंक्लूडेड ही है, b क्यूब में तो b स्क्वायर इंक्लूडेड ही होगा ना। सो 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ये ऐसी टर्म है जो तीनों में कॉमन आउट हम बाहर से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इनसे इन तीनों में से निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास। तो ब्रैकेट, अब 27 में से 3 बाहर निकाला, यानी डिवाइड किया, माइनस नहीं डिवाइड किया। सो 27 डिवाइड बाई 3 9। a क्यूब था, a स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो बचा सिर्फ a। बाकी मैंने आपको बताया ये कॉमन निकालने का मतलब सिर्फ डिवाइड ही होता है। सो a क्यूब, जिसमें से आपने a स्क्वायर बाहर निकाला है, तो जब ये पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपके पास a रेज टू द पावर 1 ही बच जाएगा। देन b क्यूब, जिसमें से हमने b स्क्वायर कॉमन निकाला है, सो अगेन यहाँ पर b। अब माइनस 18 में से 3 आपने बाहर निकाला तो 6 a स्क्वायर, और यहाँ पर आपने a स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो a कुछ नहीं रहेगा, a बचेगा ही नहीं, क्योंकि a स्क्वायर में से a स्क्वायर ही बाहर निकाल लिया, यानी कि a स्क्वायर, और बाहर निकाले a स्क्वायर यानी डिवाइड। सो एक्चुअली में कट के सिर्फ 1 बन जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर a की कोई भी टर्म नहीं लिखेंगे। आगे b क्यूब, जिसमें से हमने कॉमन निकाला है b स्क्वायर, तो यहाँ पर 6b बच जाएगा। नाउ प्लस
75 जिसमें से हमने 3 बाहर निकाला तो डिवाइड कर देंगे, तो 25 ए क्यूब जिसमें से हमने ए स्क्वायर निकाल लिया तो 25 ए, और बी स्क्वायर जिसमें से बी स्क्वायर ही निकाल लिया तो बी की यहाँ पर कोई टर्म नहीं बची। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट टर्म। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि यही दो मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये एक्सप्रेशन दे देंगे। तो फैक्टराइजेशन हमारी वहीं पर एंड हो जाएगी जब आप ऐसी दो टर्म्स को, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। आते हैं अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पे और हमारे कॉमन फैक्टर्स के आखिरी लास्ट क्वेश्चन पे, जो है 15a मल्टीप्लाइड बाई 2p माइनस 3q माइनस 10b मल्टीप्लाइड बाई 2p माइनस 3q। अब आपको वैसे तो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में काफ़ी ईजी है। 2p माइनस 3q इस टर्म के साथ भी है और 2p माइनस 3q इस टर्म के साथ भी है। वेल सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करो, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, ये आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको अलजेब्रा के वीडियो में भी बताया कि मल्टीप्लाई होते हैं तो टर्म्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टर्म्स का इफेक्ट सिर्फ तब पड़ेगा जब बीच में माइनस या प्लस हो रहा हो। तो ये पूरी सेम टर्म है और ये भी एक डिफरेंट टर्म है। तो यहाँ पर 2p माइनस 3q है, यहाँ पर भी 2p माइनस 3q है, तो क्यों ना हम 2p माइनस 3q को ही कॉमन निकाल लें। तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर, इस टर्म में से मैंने ये बाहर निकाल दिया तो मेरे पास ये बच गया ना। बाकी कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड होता है, तो अगर मैं इसे इससे डिवाइड भी करूँ तो 15 है 2p माइनस 3q डिवाइडेड बाय जो मैंने कॉमन निकाला, तो ये वाला जो टर्म है ये इस टर्म को कैंसिल आउट करेगा और मेरे पास एक्चुअली में बच जाएगा सिर्फ 15a। तो यहाँ पर 2p माइनस 3q कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 15a माइनस, सिमिलरली यहाँ पर भी 2p माइनस 3q इसके साथ ही है जिसे हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 10b। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? वेल टेक्निकली तो हो गया, बट हम कोशिश करते हैं कि जितना कॉमन निकाल सके उतना निकालें। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 और 10 इसमें से भी तो कुछ कॉमन है, 5, यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन है, तो हम 5 को भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2p माइनस 3q और इसे अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए, और यहाँ पर 5 कॉमन निकलेगा। 15a में से 5 कॉमन निकल गया तो हमारे पास बचा 3a माइनस 10b में से 5 कॉमन निकला तो 2b, क्योंकि कॉमन निकलने का मतलब डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो कॉमन फैक्टर्स के मेथड से हम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करे और आप आगे इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव आप कोई भी बुक फॉलो करो, चाहे आप एनसीईआरटी से करो या आपके स्कूल की किसी और भी रिफ्रेशर से करो, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब आपने कॉमन फैक्टर्स का मेथड सीख लिया है एंड आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे जो कि है ग्रुपिंग मेथड, और ये कॉमन फैक्टर से काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आओ ग्रुपिंग मेथड से हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। xy माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। तो ये कुछ ऐसी टर्म है जिसमें आपको हर एक टर्म में सेम कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जो पूरी टर्म थी, जो पूरा एक्सप्रेशन था, उसमें से कुछ एक कॉमन फैक्टर निकल रहा था। जैसे कि हमने देखा था 27 ए क्यूब वट एवर इट वॉज माइनस 18 ए स्क्वायर और लेट्स से 75 ए। क्वेश्चन कुछ अलग था, बट यहाँ पर हमने देखा था कि सब में से 3 फैक्टर बाहर आ रहा था, सब में ए बाहर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सब में सेम चीज़ बाहर नहीं आ रही। यहाँ पर x मैं बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ x नहीं है, यहाँ पर भी x नहीं है। अगर मैं y कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर y है, यहाँ y है, लेकिन अगेन यहाँ पर नहीं है। और ऐसे काफ़ी रिपरकशंस हैं कि पूरे एक्सप्रेशन में सेम कॉमन फैक्टर बाहर नहीं आ सकता। ऐसे केस में हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम एक टर्म को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उन ग्रुप्स में से कॉमन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई और क्यू वाई, यहाँ पर वाई वाई कॉमन निकल सकता है, तो क्यों ना मैं इसे एक्स वाई प्लस क्यू वाई कुछ इस तरह लिखूँ।
और माइनस पी क्यू माइनस पी एक्स साथ में ऐसे लिखो। अब यहाँ मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि एक्स वाई और क्यू वाई में से वाई कॉमन निकल सकता है और पी क्यू और पी एक्स में से भी पी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैं ग्रुप्स में कॉमन निकालूंगा। एक ग्रुप इससे बना लेते हैं और एक ग्रुप अपना इससे बना लेते हैं। वेल एक देखने वाली बात, चलो मैं अगले स्टेप में आपको बता दूँ। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस क्यू वाई, जिसमें से कॉमन हमारे पास वाई आ रहा है, तो यहाँ वाई कॉमन निकल जाएगा। एक्स वाई में से आपने वाई कॉमन निकाल लिया तो बचा सिर्फ एक्स, प्लस क्यू वाई में से आपने वाई कॉमन निकाली तो बचा सिर्फ क्यू, माइनस पी क्यू और पी एक्स जिसमें से कॉमन है पी। तो पी क्यू में से पी बाहर आया तो सिर्फ क्यू, पी एक्स में से पी बाहर आया तो सिर्फ एक्स। और एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमने माइनस भी तो बाहर निकाला, तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू प्लस एक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक्स प्लस क्यू है, यहाँ पर भी एक्स प्लस क्यू है। एक्स प्लस क्यू, क्यू प्लस एक्स, इट्स वन अनदर द सेम थिंग। तो यहाँ पर भी एक्स प्लस क्यू है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम टर्म है। तो क्यों ना हम इस बार एक्स प्लस क्यू को कॉमन निकालें। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, इस टर्म में भी एक्स प्लस क्यू है और इस टर्म में भी एक्स प्लस क्यू है। तो यहाँ से सिर्फ y बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ माइनस p बच जाएगा और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट निकलेगा। दैट मीन्स आपने का जो ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किया है वो करेक्ट। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो आपको और बेटर क्लैरिटी देंगे। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। यहाँ पर भी मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ से मैं टर्म्स कॉमन निकाल सकता हूँ और 3a माइनस 3b यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने दो ग्रुप बना लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब चलो कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर है ए स्क्वायर ए, यानी ए तो दोनों में एटलीस्ट चाहिए है ना, तो ए कॉमन। सिमिलरली यहाँ पर बी स्क्वायर, यानी बी तो एटलीस्ट दोनों में आ ही रहा है, तो मैं बी भी कॉमन निकाल सकता हूँ ए बी। तो इस टर्म में से ए बी कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए कॉमन निकल गया तो ए, और बी में से बी कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं, माइनस ए बी स्क्वायर। अब ए में से ए निकल गया तो कुछ नहीं, और बी स्क्वायर में से बी निकल गया सो बी। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर में से जब आप ए बी बाहर निकाल दोगे तो सिर्फ ए माइनस बी बच जाएगा। प्लस यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा ए माइनस 3b में से भी 3 बाहर आ गया सो बी। जब आपके ये दोनों टर्म सेम आ सकते हैं तो आप इन्हें एक बार लिखते हो और इन दोनों को कंबाइन करके दूसरी साइड लिख देते हो। अब ये लिखने का लॉजिक क्या है, तो देखो जब मेरे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है तो मैं क्या करता हूँ, इस एक टर्म को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इस अगली टर्म को वापस इस पूरे से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है कि ए बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 भी ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फैक्टराइजेशन में हम उल्टा मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है और हम वापस आ रहे हैं मल्टीप्लिकेंट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर जब ये दोनों सेम इससे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसके पहले वाली फॉर्म क्या है कि ये दोनों सेम नंबर एक सेम टर्म बन जाते हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे और a माइनस भी एक ही बार आ जाएगा। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लो, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना ये दोनों सेम आ गए, इसे मैं एक बार लिख लूँगा और इनके आगे वाले जो भी उन्हें कंबाइन करके एक बार लिख दूँगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी की थी, एक्स प्लस क्यू दोनों आ रहा था, उससे मैंने एक बार लिख लिया और इन दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ लिख लिया। आप बस इतना लॉजिक भी समझ सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3ax माइनस 6ay
माइनस 8by प्लस 4bx। यहाँ पर भी काफ़ी क्लियरली एविडेंट है कि 3ax माइनस 6ay में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, और आगे माइनस 8by प्लस 4bx में से भी मैं कॉमन अलग अलग निकाल सकता हूँ। तो मैंने ये दो अपने ग्रुप्स बना लिए। अब देखते हैं इन ग्रुप्स में से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं। 3ax माइनस 6ay, पहले तो सबसे क्लियरली 3 कॉमन है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो a भी कॉमन है। अब अंदर क्या बचा, 3ax में से 3a आपने निकाल लिया तो सिर्फ बचा x माइनस 6ay, जिसमें से आपने 3a निकाल लिया तो a बाहर निकाल लिया, a की जगह कुछ नहीं आएगा। 6 था, आपने 3 बाहर निकाल लिया तो 2 आएगा। अब 6 में से 3 बाहर निकाल लिया का अगेन माइनस मतलब नहीं है, इसका मतलब डिवाइड है, तो 6 डिवाइड बाई 3 2 हो जाता है, और y एज इट इज। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ग्रुप में जो कि ये वाला है। यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है और b कॉमन निकल सकता है, सो माइनस 4b, और यहाँ पर माइनस आ गया तो मैं अंदर का साइन चेंज कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा प्लस की जगह। अब 8by में से मैंने 4b निकाला, 8 में से 4 निकला सो 2, b में से b ही बाहर आ गया तो कुछ नहीं, और y एज इट इज। देन 4bx में से 4b आ गया तो x, ये माइनस साइन चेंज करता है तो ये दोनों के साइन चेंज कर देता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 3ax माइनस 2y माइनस 4b x माइनस 2y। अगेन जब हमारे पास ये दोनों सेम टर्म बन जाती है तो इन्हें मैं साथ में लिख देता हूँ, और जो 3a माइनस 4b होता है उन्हें मैं कंबाइन करके साथ में लिख देता हूँ, which gives us the final answer। तो ये था हमारा ग्रुपिंग मेथड, जो कॉमन फैक्टर्स के मेथड से काफ़ी सिमिलर है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गया। आई होप आपको ग्रुपिंग मेथड भी क्लियर हो गया होगा। अगेन इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस इज द ओनली की जो आपको लगातार करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे फैक्टराइजेशन के नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है आइडेंटिटीज का मेथड, और ये मेथड काफ़ी इजी है। आई थिंक ये सबसे इजी मेथड है अगर आपको सारी आइडेंटिटीज याद हैं तो, और आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले एक वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ आइडेंटिटीज से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली एक आइडेंटिटी का ही फॉर्मेट है, a² प्लस 2ab प्लस b²। नहीं दिखा? अब आपको और अच्छे से दिखा दो। तो 9x² को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा तो 9 और x का भी स्क्वायर होगा तो x², वो यही बन जाएगा। प्लस 66x² को मैं 2 इंटू 3x इंटू 11y लिख सकता हूँ। 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66, प्लस 121y² को मैं 11y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब तो वेरी क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। और ये फॉर्मेट की क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको बस यहाँ पर कंपेयर करना है कि आपका a क्या है और b क्या है, और फिर इस आइडेंटिटी में लगा देना है। जैसे कि a यहाँ पर मेरा है 3x और b यहाँ पर मेरा है 11y। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने पे सिंपली मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 11y होल स्क्वायर। लेकिन भैया आपने तो बोला था कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आता है, तो हमारा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन एंड होता है। तो चलो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि एक्सप्रेशन 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x प्लस 11y मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 11y। अब तो ये वैसे ही फॉर्म है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो सिंपली एक आइडेंटिटी का आपको डायरेक्ट फॉर्मेट दे देंगे जिसमें आपको a और b पता लगाना है।
या फिर एक्स और वाई, जैसे भी आपने आइडेंटिटी याद करी हो, और फिर उसमें आइडेंटिटी को फिट कर देना है, जिससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 12x को मैं 2 इंटू एक्स इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो अगेन ये फॉर्मेट हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू 6 और नीचे बी है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की, और इस केस में हमारा a क्या है, x, तो x माइनस बी कितना है हमारा 6 और होल स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 6, और यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन भी एंड हो जाता है। तो देखिए आइडेंटिटी से कितना इजी हो जाता है सब कुछ। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। अब मैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर, इससे मैं 13y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यह आइडेंटिटी जब खुलती है तो बनाती है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। यहाँ पर मेरा a 2x है और b मेरा 13y है, तो अगेन उसको यहाँ पर हम फिट कर देते हैं, 2x प्लस 13y मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 13y। और ये वाली जो आइडेंटिटी है इससे फैक्टराइजेशन के मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको ये 2 आइडेंटिटीज भी देखने को मिलेंगी, बट यूजुअली इनके क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, डी पार्ट जिस 16 3x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 9 2x माइनस y होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी देखने में काफ़ी डरावना सा लग रहा है, बट इस आइडेंटिटी के मेथड से मदद से हम इसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 16 3x माइनस 2y होल स्क्वायर है, मैं 16 को 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 3x माइनस 2y तो ऑलरेडी स्क्वायर में है। सिमिलरली 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2x माइनस वाई होल स्क्वायर एज इट इज, जो कि स्क्वायर में ही है। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या मैं स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। वेल ऐसी प्रॉपर्टी हमने सीखी भी थी कि जब आपके 2 अलग अलग बेसिस हैं लेकिन आपकी पावर सेम है, तो आप उन अलग अलग बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हो और उस पावर को कॉमन निकाल सकते हो। वही हम यहाँ पर करेंगे। तो 4 3x माइनस 2y होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अंदर एक ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट है तो मैं इस होल स्क्वायर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, माइनस सिमिलरली यहाँ पर 3 2x माइनस y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वैसी ही फॉर्म आ गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमें दे देगी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, जिसमें हमारा a ये कंप्लीट टर्म है और b ये कंप्लीट टर्म है। तो बस a प्लस बी a माइनस बी में से फिट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 4 3x माइनस 2y प्लस 3 2x माइनस y। ये हो गया a प्लस बी, सिमिलरली 4 3x माइनस 2y माइनस 3 2x माइनस y।
जो कि हो जाएगा a माइनस बी। अब आप आगे चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, वो भी ठीक है, और अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो आई थिंक टीचर को मार्क्स दे देने चाहिए, बट चांस ज़्यादा मत लेना और एग्ज़ाम में इन्हें सॉल्व कर देना, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक मल्टीप्लाई है। 12x minus 8y plus 6x minus 3y and here 12x minus 8y minus 6x plus 3y। और अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, x वाली टर्म्स को साथ में ऐड कर लेंगे और y वाली टर्म्स को साथ में सॉल्व कर लेंगे, और सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे। और ये आपको ऑफ कोर्स आता है क्योंकि आपने अलजेब्रा का वीडियो देख ही लिया होगा। जो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है। तो इतना मुश्किल सा लिखने वाला क्वेश्चन सिर्फ 4 या 5 स्टेप का हो जाता है जब हम आइडेंटिटीज से उसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको आइडेंटिटीज का मेथड भी क्लियर हो गया होगा। अगेन प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी, जितने क्वेश्चंस मिले फैक्टराइजेशन के सब सॉल्व कर डालना, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको मेथड्स उतने ज़्यादा बेहतर क्लियर होते जाएंगे। अगला बस एक ही मेथड बचा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप फॉर दिस वीडियो you got everything clear in your mind. Make sure to like and subscribe. Thanks for watching.